जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 में हिंदी यानी पेपर 1 है आपका। ठीक है, 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर 1 है। पेपर 1 में आपको 2 पेपर देने होंगे और पेपर 2 में भी आपको 2 पेपर देने होंगे। जैसे आप 5th सेमेस्टर में दिए थे, ठीक है, 5th सेमेस्टर में आप 4 पेपर दिए थे हिंदी का, 6th सेमेस्टर में भी आपको 4 पेपर देने होंगे। ठीक है, कैसे देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपके पेपर का नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रथम। ठीक है, एक पेपर और इसमें रहेगा आपका। पेपर 2 में 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, प्रथम और द्वितीय। सेम यही पेपर का नाम रहेगा आपका भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। यहाँ द्वितीय रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ द्वितीय लिखा रहेगा आपका। ठीक है, 2 पेपर हो गया आपका पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आपके 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, उसका भी मैंने क्लास कराया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके 4 पेपर कैसे कैसे होते हैं, आपका कोड रहता है। ठीक है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HND 305। ठीक है, HND 305, 306, 307 और 308 4 पेपर देने होंगे गोरखपुर जो विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, उनको भी 4 पेपर देने होंगे। ठीक है, यानी जितने भी विश्वविद्यालय भारत में सभी बच्चों को, ठीक है, जिनका भी पेपर भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तो देवनागरी लिपि है, ठीक है, हिंदी में 6 सेमेस्टर में, उनको हिंदी के 4 पेपर देने होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये पेपर 1 का, ठीक है, क्लास 1 है और यूनिट भी 1 है। यूनिट 1 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके पीडीएफ में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा आप। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा आपको, और इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिनका सब्जेक्टिव टाइप हो वो भी देख लेंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप हो वो भी देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव जिनका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ ध्यान रखिएगा। 5th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव टाइप में भी आपको लिखने के लिए हेल्प मिलता है। नोट्स को जो मैं पढ़ाता हूँ, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट की होते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा साथियों? पहला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा। इसमें कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा ही आमतौर पर किसी देश की राजभाषा होती है। भारत में 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कितनी भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना जाता है, तो 22 भाषाओं को। ठीक है, अच्छा, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कितने परसेंट लोग या फिर कितने लोग, ठीक है, कितने करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यह भारत की आबादी का 43.63% है। ठीक है, याद रखिएगा, परसेंटेज में भी पूछता है कितने प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग भारत के हिंदी बोलते हैं, तो 4। ठीक है, यानी 43.63% लोग। ठीक है, भारत के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि हिंदी जो भाषा है वह किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो याद रखिएगा 343। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत इसको राजभाषा का दर्जा मिला है, तो 343, अनुच्छेद 343 के। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में भी आपको लिखने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अगला इसमें क्या है, संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय पर काम करे जो
एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है, इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है सेतु भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, व्यापार भाषा किसे कहते हैं, सामान्य भाषा किसे कहते हैं, या फिर वाहन भाषा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, संपर्क भाषा या फिर जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है, इस भाषा को क्या कहते हैं भैया, सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग क्लास को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा, लिपि किसे कहते हैं, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइम में भी पूछे, लॉन्ग में भी पूछेगा, तो आप सब्जेक्टिव में भी लिख लेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी आपके पूछेगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत ही आसान तरीकों से। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा बोली जाती है और लिखने के लिए उसे किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। आपके एग्जाम में पूछता है हिंदी की लिपि कैसी है, तो देवनागरी है। ठीक है, हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है, भारत में लगभग वर्तमान 10 लिपियां हैं जो ब्रह्मी लिपि से उद्धृत हुई हैं। ब्रह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। आपके एग्जाम में पूछता है भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्रह्मी लिपि। ठीक है, इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो आपकी ये भाषा है ब्रह्मी लिपि, ठीक है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, अशोक के जो स्तंभ पर शिलालेख हैं, इस पर भी ब्रह्मी लिपि का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। आपके एग्जाम में पूछता है बाएं से दाएं लिखी जाने वाली कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा है, तो ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, भाषा की उत्पत्ति का यो हे हो सिद्धांत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो नुआरे के द्वारा उत्पन्न किया गया था भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 120% गारंटी है मेरी, प्रश्न आएंगे तो आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये जो भाषा है, ठीक है, यो हे हो सिद्धांत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, नुआरे के। अच्छा, इसमें कई सारे सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, मैं उन सभी को यहाँ पर नोट्स के माध्यम से समझा दूंगा आपको। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यदि आप बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। 5th सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने तैयारी कराई थी आपकी। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट मुझे करें दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसका जो मैं पढ़ा देता हूँ, जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 पढ़ाया आपको, भाषा की उत्पत्ति ये यो हे हो सिद्धांत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, नुआरे के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट की है, ध्यान रखिएगा। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में से एक श्रम ध्वनि सिद्धांत यो हे हो सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, श्रम ध्वनि सिद्धांत को यो हे हो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्रपात है नुआरे नामक विद्वान ने किया था। इस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी सांस की गति तेज होने से स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है। इससे कुछ स्वाभाविक ध्वनियां पैदा होती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, यो हे हो सिद्धांत। किससे भैया, तो क्या कहे थे नुआरे जी ने, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी सांसों की गति तेज होने से स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ध्वनि आता है, यो हे हो सिद्धांत, या फिर आपके एग्जाम में देगा ऑप्शन में श्रम ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको बता दिया एक्सप्लेन करके। आप उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि यो हे हो सिद्धांत आपके क्या है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मैंने आपको कुछ समझाया, ध्यान रखिएगा। भाषा की उत्पत्ति से जुड़े और सिद्धांत है, कौन कौन से भैया,
धनुषवाह सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा धनुषवाह सिद्धांत के बारे में। ये सभी पूछे जाएंगे, ठीक है, गारंटी है मेरी, ये प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाषा की उत्पत्ति से जुड़े और कौन सिद्धांत है? धनुषवाह सिद्धांत, ठीक है। धनुषवाह सिद्धांत पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन दार्शनिक थे, कौन थे? जोहान गाटफ्रायड हर्डन ने दिया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा धनुषवाह सिद्धांत किसने दिया था, तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। धनुषवाह सिद्धांत जोहान गाटफ्रायड हर्डन ने दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए जानवरों की आवाज़ की नकल करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा जानवरों की आवाज़ की नकल किस सिद्धांत में किया जाता है, तो धनुषवाह सिद्धांत में। धनुषवाह सिद्धांत को किसने दिया था भैया, तो जोहान गाटफ्रायड हर्डन ने, ठीक है। चलिए कब दिया था? 18वीं शताब्दी में। अगला देखेंगे आपको क्या है, अगली भाषा है साथियों आपका डिंग डोंग सिद्धांत। प्लेटो और पाइथागोरस ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण में चीज़ों के गुणों के मुताबिक भाषण पैदा होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, गाना गाना सिद्धांत। डेनिश भाषाविद जेसपर्सन ने सुझाव दिया था कि भाषा खेल, हंसी, प्यार, प्रेमालाप, ठीक है, प्रेमालाप, भावनात्मक बड़बड़ाहट से बनी है। आपके एग्जाम में पूछता है जो हंसी है, प्यार है, प्रेमालाप है, भावनात्मक बड़बड़ाहट, ये सब किससे बनी हुई है? गाना गाना सिद्धांत से, ठीक है। किसने दिया था गाना गाना सिद्धांत? तो ये जेसपर्सन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? डेनिश के, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ कितने बच्चे स्किप कर देते हैं और परीक्षा में भी वो स्किप हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर में भी मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया था। आपका अगला क्या है, लाला सिद्धांत, ठीक है। डेनिश भाषाविद ऑटो जेम्सपर्सन ने सुझाव दिया था कि भाषा प्रेम, खेल और विशेषकर गीत से जुड़ी ध्वनियों से विकसित हुई होगी, ठीक है। अच्छा आपके एग्जाम में पूछेगा लाला सिद्धांत किसने दिया था? ऑटो जेम्सपर्सन ने, ठीक है। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो भाषा है प्रेम, खेल और विशेषकर गीत से जुड़ी हुई ध्वनियाँ विकसित होगी, ठीक है, लाला सिद्धांत से। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है, इसमें अगला सिद्धांत है आपका पुह सिद्धांत। पुह सिद्धांत क्या मानता है भैया? यह सिद्धांत मानता है कि भाषण की शुरुआत विस्मयादिबोधक के साथ हुई, ठीक है। दर्द की सहज चीखें, आउच यानी आश्चर्य, ठीक है, ओह और अन्य भावनाएं जैसे यब्बा डिब्बा, ये सभी क्या है? पुह सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका यो हे हो सिद्धांत। अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास भारी शारीरिक श्रम से उत्पन्न घुरघुराहट, कराह और खर्राटों से हुआ है, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। खर्राटों, कराहों और घुरघुराहट से कौन सी भाषा संबंधित है? तो यो हे हो सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, भाषा की उत्पत्ति का संगीत सिद्धांत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? तो यह साथियों ऑटो जेम्सपर्सन के द्वारा, ठीक है। भाषा की उत्पत्ति संगीत सिद्धांत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? तो ऑटो जेम्सपर्सन के द्वारा। अच्छा इनके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ऑटो जेम्सपर्सन का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1680 में। मृत्यु इनकी 30 अप्रैल 1943 में हुई थी। यह एक डेनिश भाषाविद थे, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऑटो जेम्सपर्सन किस देश के रहने वाले थे? तो डेनिश के, ठीक है। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नोबियल क्यूबी की उत्पत्ति की, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि नोबियल क्यूबी जो भाषा है यह किसकी भाषा है? ऑटो जेम्सपर्सन की भाषा है, ठीक है। अगला नोट्स है आपका भाषा के उत्पत्ति पर विचार करने के लिए आमतौर पर विद्वान 2 मार्गों का सहारा लेते हैं। प्रत्यक्ष मार्ग डिडक्टिव मेथड और दूसरा है परोक्ष मार्ग जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है।
ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है मेरी दोस्तों, ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में इससे, ठीक है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करने पर आमतौर पर विद्वानों ने दो वर्गों का सहारा लेते हैं, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष मार्ग और एक होता है परोक्ष मार्ग, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन भाषा की मनमानी की संपत्ति का अपवाद है? ओनोमेटोपोइया, ठीक है। ओनोमेटोपोइया क्या भैया? भाषा की मनमानी की संपत्ति का अपवाद है। अच्छा, ये क्या है, अपवाद क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, भाषा की मनमानी की संपत्ति का जो अपवाद है ओनोमेटोपोइक शब्द है, ठीक है। ओनोमेटोपोइक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनियाँ मील के लिए होती हैं। भाषा की मनमानी का मतलब है कि भाषाई संकेतों का अर्थ उसके शब्द रूप से अनुमानित नहीं होता है, न ही शब्द रूप उसके अर्थ कार्य से निर्धारित होता है। भाषा का यह गुण स्वेच्छाचारिता कहलाता है। अच्छा, जब आपके जो महासंग्राम रिवीजन क्लास कराए जाएंगे उसमें नोट्स आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके यूनिट वाइज पढ़ाए जा रहे हैं तो आप नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब महासंग्राम होगी उसमें आपके 150 से 200 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको नोट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट वाइज पढ़ते रहिए आप। महासंग्राम जब क्लास आएगी तो आप रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। अच्छा, भाषा के गुण आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाषा के इनमें से कौन भाषा का गुण नहीं है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के गुण कौन कौन से होते हैं? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अनुकरणीय होती है, भाषा सामाजिक वस्तु है, ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। अच्छा, छठवां क्या है? भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है, भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है, ठीक है। ये सभी रखिएगा, भाषा की ये सभी विशेषताएं हैं, गुण हैं। अच्छा, छठवां प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति जो केवल एक भाषा का उपयोग करने की क्षमता रखता है उसे कहा जाता है मोनोलॉगल, एकालाप, या कोई नहीं, या फिर मोनीलिंगुअल कहते हैं, बताइए। तो साथियों, जो एक व्यक्ति जो होता है जो केवल एक भाषा का उपयोग करने की क्षमता रखता है उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, मोनोलिंगुअल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसे आप ध्यान से रखिएगा। देखिए, दुनिया की 40% आबादी जो है एक भाषी है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि दुनिया में कितने लोग एक भाषा बोलते हैं, एक तरह के भाषा, तो 40% लोग बोलते हैं, ठीक है। एक भाषी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति केवल एक भाषा जानता है या उसका इस्तेमाल करने में सक्षम है। एक भाषी लोगों को मोनोग्लोट भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है, मोनोलिंगुअल, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया है एक भाषी लोगों को मोनोग्लोट भी कहा जाता है। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में मोनोलिंगुअल नहीं देता है, मोनोग्लोट दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है आपका उत्तर अब गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला इसमें क्या है, जर्नल ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के मुताबिक दुनिया की 43% आबादी द्विभाषी है, यानी दुनिया में जो 43% लोग रहते हैं साथियों, ये दो भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लगभग आधे लोग रोजाना दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दुनिया की 17% आबादी बहुभाषी है, यानी वे दो या दो से ज़्यादा भाषाओं में परंपरागत है, यानी 17% दुनिया में ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कई सारे भाषा, दो से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, एक व्यक्ति जो दो भाषाओं का प्रयोग कर सकता है द्विभाषी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या है भैया, निम्न में से कौन भाषा विज्ञान की एक शाखा नहीं है? तो स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, शब्दार्थ, या फिर भाषा शास्त्र। तो जो भाषा शास्त्र है यह भाषा विज्ञान की शाखा नहीं है, ठीक है।
स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और शब्दार्थ, ये क्या है, भाषा विज्ञान की शाखा है ये तीनों। ठीक है, चलिए अच्छा मैं आगे आपको बताऊंगा भाषा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। मैंने सभी शाखाओं को नोट्स के माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है, देखिए अगर क्लास समझ में नहीं आता है नोट्स तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा करिए, क्योंकि जो नोट्स हमारा पढ़ता है याद रखिएगा वो परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर से पास होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, भाषाओं को अध्ययन को, ठीक है, जो भाषाओं का अध्ययन है, भाषाओं के अध्ययन को निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना शब्द है तो भाषा शास्त्र है। ठीक है, भाषाओं को अध्ययन को निर्दिष्ट यानी भाषाओं के अध्ययन को, ठीक है, भाषाओं के अध्ययन को निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो पुराना शब्द है भाषा शास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर प्रश्न है भैया आपका, भाषा ध्वनियों के सबसे छोटे सार्थक समूहों में अध्ययन क्रम को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्ययन क्रम को आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भाषा ध्वनियों के सबसे छोटे सार्थक समूहों में अध्ययन क्रम को आकृति विज्ञान कहा जाता है। मैं 2 बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं 2 बार इसलिए पढ़ाता हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक ही बार पढ़ते हैं। ठीक है, जब परीक्षा आता है तब पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं 2 बार पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है आपका, अंग्रेजी भाषा में और भारत में अधिकांश भाषाओं में सभी ध्वनियों का आधार है तो प्लमोनिक वायुधारा तंत्र क्या है, पल्मोनिक वायुधारा तंत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा में और भारत में अधिकांश भाषाओं में सभी ध्वनियों का आधार होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पल्मोनिक वायुधारा तंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपका 12 नंबर प्रश्न है आपका, पराभाषा विज्ञान, ठीक है, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है, बताइए इन चारों में से कौन पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है भैया, बताइए। व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर की नहीं है, क्या यह है, यह नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता है, यह भी नहीं है। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पराभाषा विज्ञान की ये जागरूकता है। ठीक है, कि व्यक्ति की भाषा का प्रक्रिया तथा उसके कार्यों के प्रति समझ बनाने की योग्यता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में पूछेगा पराभाषा क्या है, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, या फिर भाषा विज्ञान क्या है, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ मैंने आपको लिख कर रख दिया है। ठीक है, भाषा विज्ञान क्या है और पराभाषा विज्ञान क्या है, तो जो सब्जेक्टिव टाइप वाले स्टूडेंट है आराम से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए जो नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है तो कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, ये क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है। ठीक है, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 14 है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, बिल्कुल गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ये भी गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा शब्दों का प्रयोग करती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए सीटेट में इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर सीटेट प्रश्नों को भी लिया है। ठीक है, जो आपके 2019, 2021 और 2022 में एग्जाम हुए थे, 1-2 प्रश्न 4 प्रश्नों को मैंने लिया है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं बीए के बाद आप सीटेट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है ये। ठीक है, चलिए हिंदी इसीलिए भी होता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का अर्थ होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, भाषा में आकलन का अर्थ क्या है, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन।
अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अच्छा, इसमें प्रश्न नंबर 16 आपका दिया है साथियों। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास साध्य होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास साध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या है भैया। प्रश्न नंबर 17 है आपका, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो विचार तत्व को। ठीक है, बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार तत्व को माना जाता है, ना कि सुधर वर्तनी, सुंदर लेखन या फिर व्याकरणीय ज्ञान। इन सभी को ठीक है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, विचार तत्व को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। समृद्ध भाषा परिवेश को। क्या सही है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये आपका महत्व देता है। महत्व ठीक है, महत्व देता है आपका, महत्व नहीं देता है, हमें ये बताना है। तो देखेंगे भाषा नियमों में परिवर्तन को ये भी महत्व आपका देता है। ठीक है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, भाषा नियमों में परिवर्तन को। ठीक है, भाषा नियमों में विस्तार करने के लिए भी, और आपका चौथा गलत है। ठीक है, भाषा अनुकरण करने को। ठीक है, ये आपका गलत है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, भाषा अनुकरण करने को, ये गलत है आपका। ठीक है, यह इसको महत्व नहीं देता है। चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 है, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें बहुभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व, मार्फिक, मार्फिम या फिर स्वनिम। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई स्वनिम होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 22 पूछा है आपसे, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किसे दिया था, भारोपीय भाषा को। ठीक है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया। तो भारोपीय भाषा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, भारोपीय भाषा क्या है, और ये जो आपके जर्मन भाषाविद हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जर्मन भाषाविद और प्राच्य विद्या विशारद फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इनका जन्म 1823 में हुआ था, मृत्यु सन 1900 में। इन्होंने इंडो जर्मन नाम भारोपीय भाषा परिवार को दिया था। मैक्स मूलर ने भाषा के उद्भव का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उसे उन्होंने डिंग डांग सिद्धांत नाम दिया था। ठीक है, डिंग डांग सिद्धांत का नाम दिया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मैक्स मूलर ने भाषा के उद्भव का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है, ये डिंग डांग भाषा सिद्धांत को नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें उनके सिद्धांत के मुताबिक ध्वनि और अर्थ के बीच एक रहस्यपूर्ण सहसंबंध था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। 23 नंबर प्रश्न है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो शौरसेनी से हुआ। ठीक है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अच्छा इसमें नोट्स के माध्यम से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी प्राकृतिक के बाद के रूप नागर अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, कौन से अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। शौरसेनी प्राकृतिक के बाद के रूप में कौन से अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। ठीक है, गुजराती भाषा की लिपि कैसी भाषा है, गुजराती लिपि है। ठीक है, गुजराती भाषा की लिपि कैसी है, गुजराती लिपि है। गुजराती भाषा में शब्द संस्कृत और ब्रज भाषा से लिए गए हैं, इसलिए संस्कृत और ब्रज भाषा को गुजराती भाषा का जनक माना जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है गुजराती भाषा का जनक किसे माना जाता है भैया, तो संस्कृत और ब्रज भाषा। नंबर 24 आपका पूछा साथियों, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया, तो 8वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में प्रांतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया। अच्छा, इसमें जो नोट्स है बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इससे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन थी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थीं, ठीक है। बाद में 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। साल 2003 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट से ध्यान रखेंगे। इससे प्रश्न कैसे पूछेगा सर, ये भी बता दीजिए, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए किस किस भाषाओं को जोड़ा गया था, तो सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को। 71वें संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। साल 2003 52वें संविधान 92, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन के जरिए किस भाषाओं को जोड़ा गया था, तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाओं को। इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 8 होती है, ठीक है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अपभ्रंश में 8 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये सभी क्या हैं, अपभ्रंश के 8 स्वर हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है नेगेटिव प्रश्न में, इनमें से कौन अपभ्रंश का स्वर नहीं है, ठीक है, तो उसमें री दे देता है, ठीक है, री दे देगा आपके तीसरे ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कुछ और आपको बताता हूँ। देखिए, आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हुए। ये संयुक्त स्वर थे और इनका उच्चारण क्रमशः अ और औ जैसा था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर कौन कौन से विकसित हुए थे, ए और औ, ठीक है। इनका संयुक्त उच्चारण क्या था, अ औ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। चलिए, प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, क्या है आपका, हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है। हिंदी का प्रहरी आपका पीवी टंडन जी को माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है भैया, पीवी टंडन का पूरा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा है, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या स्वनिम विज्ञान, तो स्वनिम विज्ञान जो है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, ठीक है। अच्छा, भाषा विज्ञान के कौन कौन से विभाग होते हैं, इसे पढ़ लेंगे तो आप हमेशा एक भी प्रश्न आपका जो उत्तर होगा गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो भाषा विज्ञान के कुछ विभाग इस प्रकार हैं, कौन कौन से, भाषा संरचना जिसे व्याकरण बोलते हैं, अर्थ का अध्ययन सेमांटिक्स, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास भाषा विज्ञान, भूगोल भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भाषा विज्ञान, ये सभी क्या हैं, भाषा विज्ञान के विभाग हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछेगा, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव प्रश्न में आपको पूछता है, जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी आप उत्तर दे पाएंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से उत्तर देंगे, ठीक है। तो जो स्किप करते हैं, याद रखिएगा परीक्षा में भी स्किप हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट्स को स्किप मत किया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से पढ़िए। हिंदी के शब्दानुसार लेखक हैं, हिंदी के शब्दानुसार जो लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए, हिंदी के शब्दानुसार व्याकरण ग्रंथ के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं।
हिंदी शब्दानुशासन उनकी सबसे प्रसिद्ध और चर्चित किताब है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है हिंदी शब्दानुशासन किसकी पुस्तक है, तो जब पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर देंगे भैया किशोरीदास वाजपेयी की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा साथियों, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें कुछ नोट से ध्यान रखिएगा। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परिवर्ती रूप को कहते हैं। अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा परिवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है, अवहट्ट को। अवहट्ट भाषा जो है परिवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है अवहट्ट भाषा को। ठीक है, अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा साथियों, वह सिद्धांत जो इस धारणा पर आधारित है कि भाषा की उत्पत्ति मनुष्य में जन्मजात लाभ के अर्थ में हुई है, कौन सी भाषा है भैया, कौन सा सिद्धांत है वह, डिंग डोंग सिद्धांत है, धनुष वचन सिद्धांत है, पू पू सिद्धांत है या इशारा सिद्धांत है। मैंने आपको सभी पढ़ाया दोस्तों शुरू में। ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़े होंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ जो नोट्स होते हैं स्किप मत करिए, अगर स्किप करेंगे तो आप परीक्षा में स्किप हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वह सिद्धांत जो इस धारणा पर आधारित है कि भाषा की उत्पत्ति मनुष्य में जन्मजात लाभ के अर्थ में हुई है, वह डिंग डोंग सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से शेयर बटन होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर एक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।